प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत कुमार मानिक्यम है। मैं हरिद्वार में रहता हूँ। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्च हेड हूँ। मेरा 16 इयर्स का फाइटोकेमिस्ट्री और ड्रग डिस्कवरीज और जीनोमिक्स में अनुभव है। मैं 12 साल से वायरसों का ड्रग्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ जब कोविड-19 SARS-CoV-2 शुरू हुआ था दिसंबर में, हमने इस वायरस के बारे में और उसका जीनोम मैपिंग करते हुए और उसका कुछ रिपर्पस्ड ड्रग्स और प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स और वैक्सीनेशंस के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। आज मैं ये छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप सबको कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। आप सबको पता है आज कोरोना वायरस के वजह से जो कोविड-19 का बीमारी फैल रहा है वो पूरा दुनिया में पैंडमिक बन चुके हैं और बहुत सारे लोगों का जान भी ले चुका है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़ा हुआ है। पहले हम कोरोना वायरस के पहले जानने के पहले मैं स्पेनिश फ्लू के बारे में बात करना चाहता हूँ। 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था। तब बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का जान जा चुकी थी। ऑलमोस्ट 500 मिलियन लोगों का स्पेनिश फ्लू का वजह से बीमार हो गए थे और 50 मिलियन लोगों का डेथ हो गया था। सबसे ज़्यादा डेथ रेट स्पेनिश फ्लू का था। स्पेनिश फ्लू एक साल तक, ऑलमोस्ट 15 महीने तक लगातार चला था, 4 वेव्स में। पहले वेव में बहुत कम लोग मरे थे, लेकिन जो सेकंड वेव आया था वो बहुत खतरनाक निकला है। बहुत सारे लोगों का जान ले लिया था। स्पेनिश फ्लू 1918 में शुरू हुआ और 1919 दिसंबर में अपने आप अंत हो गया था, लेकिन तब तक 50 मिलियन लोगों का जान ले चुकी थी। तो ये स्पेनिश फ्लू के बारे में। स्पेनिश फ्लू और कोविड-19 का अंतर ये है, वो दोनों अलग अलग वायरस है। स्पेनिश फ्लू H1N1 के वजह से हुआ है जो ऑर्थोमिक्सेविरिडे फैमिली का है, और कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस के वजह से है जो कोरोनाविरिडे फैमिली का है। अब मैं इस कोरोना वायरस फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। 1960 में पहली बार कोरोना वायरस को ढूंढा गया था। वियतनाम में और अमेरिका में रैट्स में हुआ था। पहले रैट्स में ये हेपेटाइटिस रैट वायरस के नाम पर शुरू हुआ था और उसके बाद बैट्स में भी ये वायरस आइडेंटिफाई किया गया है। तो 1960 में अमेरिका में इसका रिसर्च शुरू हुआ था। उस समय उन्होंने काफ़ी जानकारी दिया है। यह वायरस काफ़ी टेम्परेचर स्टेबल भी थी और ये बॉडी के अंदर काफ़ी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करने का क्षमता भी है। उसके बाद इस कोरोना वायरस फैमिलीज के ऊपर लगातार रिसर्च चलता ही रहा है। अनेकों वायरसों को इस परिवार के अंदर ढूंढा गया था। मेनली बैट वायरसेस में बैट में ये ज़्यादा पाया जाता है कोरोना वायरसेस। बैट इसके लिए एक रिजर्वायर होस्ट है। रिजर्वायर होस्ट का मतलब उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई सिम्टम्स नहीं होगा, वायरस उसके अंदर ग्रो हो सकती है। और दूसरा, जानवरों में या मनुष्यों में वो फैलने का क्षमता होती है इस वायरस के अंदर। इसका मेन स्ट्रक्चर में स्पाइक प्रोटीन होता है, हीमोग्लूटिनेज एस्टरेज का प्रोटीन्स होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है और एक एनवेलप होती है, लिपिड से बना होती है, फैट से। और उसके अंदर एक न्यूक्लियोक्लैप्सिड प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ हुआ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उसका जीनोम के रूप में होता है। सो ये उसका स्ट्रक्चर है। कोरोना का मतलब है सूर्य भगवान का जो किरणें निकलता है वैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है, क्योंकि इसका जो स्पाइक प्रोटीन्स है वो सूर्य का किरणों की तरह दिखता है, इसलिए वो कोरोना वायरस बना गया है इसका नाम। स्पाइक प्रोटीन्स के वजह से जब ये आदमी के अंदर थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा, जो इन्फेक्टेड इंसान होता है या कोई जानवर होती है, उसका जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के वजह से ये बाहर निकलता है और उस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जब हम इनहेल करते हैं
या श्वास के द्वारा लेते हैं, तब वो हमारा नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाके वो इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। पर्टिकुलरली ये कोरोना वायरस क्या करती है, एपिथेलियल सेल्स को द्वारा उधर ACE2 एंजाइम्स यूज़ करती है, एंजियोटेंसिन कोएंजाइम 2 को यूज़ करती है, और उसी के साथ साथ TMPRSS2 रिसेप्टर्स को यूज़ करके हमारा ह्यूमन बॉडी का वो सेल्स के अंदर अपना रेप्लिकेशन साइकिल शुरू कर देती है। सो ये कोरोना वायरस का अपना स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। सो ACE2 और टेम्परस के अलावा ये जो कोविड-19 है, बहुत अलग अलग रिसेप्टर्स को बॉडी के अंदर यूज़ करके हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करने का क्षमता रहती है। कोरोना वायरस में पहले भी हुआ था, 2002 में चाइना में SARS-1 हुआ था, काफ़ी बड़ा पैंडमिक भी बना था, वो काफ़ी लोगों का जान भी ले लिया था। उसके बाद SARS-1 2002 में जब हुआ था, वो भी 1-2 साल चला था, उसके बाद वो अपना आप रुक गया था। और उसके बाद 2016 में MERS नाम पर, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम पर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से शुरू हुआ था। इसका रिजर्वायर था कैमल, ऊंट था। ऊंट के द्वारा मनुष्यों को ये फैला गया था। ये भी काफ़ी इन्फेक्टिव था, लेकिन इन MERS और SARS का अंतर ये था कि इनका रेट ऑफ इन्फेक्शन और रेट ऑफ डेथ रेट, लेकिन इनका इन्फेक्टिव तरीका और बीमारी का सिम्टम्स एक ही था। लाइक फ्लूज का सिम्टम्स होता है, थ्रोट पेन होता है, और बीमारी लाइक फीवर होता है, बॉडी पेन्स होता है, हेडेक होता है, और फाइनली ये लीड करता है रेस्पिरेटरी इलनेस में, जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन होता है या क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोला जाता है। सो SARS या MERS शुरू हुआ था। सो ये दोनों पैंडमिक्स ही थे। अभी तक इन दोनों का कोई भी वैक्सीन ढूंढा नहीं गया था, तो इसके लिए बहुत लंबा समय लिया गया है। लेकिन जो ऑलरेडी ड्रग्स है मार्केट के अंदर, एंटीवायरल ड्रग्स है, हम रिपर्पोज ड्रग्स बोलते हैं, लाइक HIV ड्रग्स है, हेपेटाइटिस ड्रग्स है, herpes ड्रग्स है, इन सबको एज ए ट्रीटमेंट यूज़ किया गया था। WHO का लिस्ट में, CDC सेंट्रल ड्रग कंट्रोल रिसर्च लिस्ट में रिपर्पोज ड्रग्स का बारे में काफ़ी बोला गया है, जानकारी दिया गया है, लाइक लोपिनाविर, रिटिनोविर, ओसेल्टामाविर, फेविराविर, ये सब एंटी फ्लू एंटीवायरल ड्रग्स को यूज़ किया गया है MERS और SARS को ट्रीटमेंट करने के लिए। अब जो आया है 2019 का दिसंबर में वुहान सिटी में SARS-CoV-2 वायरस का फैलना शुरू हो गया, जिसको हम बीमारी का नाम बोला गया है कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज 2019। इस वायरस का और SARS-1 का जो 2002 में हुआ था बहुत करीब रिश्ता है, और ऑलमोस्ट 80% इन दोनों का जीनोम मिलता भी है, और ये भी बैट्स वायरसेस के द्वारा ही फैला गया है माना जाता है। हमने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया था दिसंबर में। इससे पहले मेरा रिसर्च था HIV वायरसेस के ऊपर, और हेपेटाइटिस वायरस के ऊपर, और herpes वायरस के ऊपर, और उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च किया था। 12 साल से वायरसों के ऊपर हम ड्रग डिस्कवरी के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं और मेरा टीम। तो अभी जब इनका जानकारी शुरू हुआ था, हमने दिसंबर में इसका रिसर्च के बारे में करना शुरू किया था। इसका जीनोम एनालिसिस जब जनवरी में चाइना ने रिलीज़ किया है, उसका जीनोम मैपिंग करना शुरू किया है और जीनोम माइनिंग करना शुरू किया है। हम जनवरी में इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च को लिंक्डइन के द्वारा हमने पोस्ट किया है कि ये वायरस काफ़ी अलग है। सार्स वायरस जो सार्स हुआ था 2002 में, और जितना भी इनका परिवार का कोरोना वायरसेस है उनसे थोड़ा सा अलग है इस वायरस का प्रॉपर्टी, कि जो उनका ACE2 बाइंडिंग एबिलिटी तो सेम था, उसके अलावा इस वायरस के अंदर अलग अलग रिसेप्टर्स को बाइंड करने का क्षमता भी है। और इसका जो जीनोम है RNA जीनोम है जो 29,000 के ऊपर किलो बेस पेयर्स का जीनोम है। हमने पूरा जीनोम मैपिंग करने के बाद हमको इतना समझ में आया था
कि इसका वायरल जीनोम तो बाकी कोरोना वायरस से तो ज़्यादा मैच तो हो ही रही है, लेकिन जो 10% वेरिएशन का जो जीनोम था ये काफ़ी अलग है। और इस वायरस के अंदर जो जीनोम है ये काफ़ी ह्यूमन रिसेप्टर्स, अलग अलग रिसेप्टर्स को बाइंड करने का क्षमता भी है, मेनली ACE2, टेम्परस, इसके अलावा डेक्टिन रिसेप्टर्स, म्यूसिन रिसेप्टर्स और सी लेक्टिन रिसेप्टर्स को बाइंड करके ह्यूमन बॉडी को हर एक ऑर्गन को इन्फेक्ट करने का क्षमता इस वायरस के अंदर है। और सिम्टम्स फ्लू की तरह ही है। बाकी हमने जीनोम मैपिंग करते हुए इसका ड्रग्स जनवरी में रिपर्पोज ड्रग्स के बारे में बोला है हमने, लाइक रिपिनाविर, रिटेनाविर के साथ साथ असल्टमाविर, टैमीफ्लू ड्रग्स है, फेविराप्रिविर जो जापान में चिकन बोर्ड वायरस के लिए चिकन वायरस फ्लू के लिए यूज़ किया जाता है। वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी दिया था अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो ये सब कुछ, और क्लोरोक्विन डेरिवेटिव्स लाइक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अलावा क्लोरोक्विन फॉस्फेट, ये सब ड्रग्स को हमने जनवरी में लिंक्डइन पोस्ट के द्वारा हमने बोला है। और उसके अलावा हमने नेचुरल ड्रग्स के ऊपर भी काम किया है, प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स। अब मैं बोलना चाहता हूँ इस बीमारी को 3 स्टेजेस में हम रोकने का प्लानिंग किया है हमने। सबसे पहले आता है प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स, सेकंड में आता है एक बहुत अच्छा इनहिबिटरी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को डिस्कवर करके उसको बनाना, नंबर 3 पोजीशन में आता है वैक्सीन बनाना। आप सबको पता है जब 2002 और 2016 का मेर्स और सार्स का अभी तक वैक्सीन नहीं बना पाया और ड्रग्स भी नहीं बना पाया था, और जो अब लेटेस्ट 2019 का जो वायरस का है बारे में बोलना चाहिए तो आपको पता है वैक्सीन होने के थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक स्टेज 1 को हमने प्रपोज किया है प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स। प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स वो ड्रग्स होता है जो आदमी को लेने के बाद उस बीमारी को रोक सकते हैं। बॉडी के अंदर वो ड्रग्स इस वायरस को इनहिबिट कर सकते हैं हमारे सेल्स को बाइंड करने में। हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स को ढूंढा है। इन्फेक्शन को पहले ही रोकना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर के लिए प्रोफाइलैक्टिक स्टेज 1 डिज़ाइन किया हमने ढूंढा था नेचुरल कंपाउंड्स में डैमरिन एंड एर्गोस्टाइन लैक्टोन कंपाउंड्स बहुत अच्छे तरीके से कोरोना वायरस को इनहिबिट कर सकते हैं। नेचर में बहुत सारे डैमरिन और एर्गोस्टाइन लैक्टोन बहुत सारे मिलते हैं, सोरानेसे फैमिली में, कन्वल्यूसे फैमिली में, फैबेसे फैमिली में ये कंपाउंड्स डैमरिन और एर्गोस्टाइन कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के ऊपर इन सिलिको मेथड्स, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग मेथड से हमने कोशिश किया है, और ये सब ड्रग्स उस वायरस को ACE2 इनहिबिटर, ACE2 से बाइंड करने का प्रॉपर्टी को रोक दिया गया है। दैट मीन्स ये इनहिबिटर्स की तरह ये कंपाउंड्स काम किया है। इसलिए हम प्रपोज किया है कि डैमरिन, एर्गोस्टाइन, लैक्टोन कंपाउंड्स को हम प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स की तरह तुरंत जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम उस दवाओं को बना के हम एक छोटा सा क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से या इन विट्रो स्टडीज़ करके, इनहिबिशन एक्टिविटी स्टडी करके तुरंत इसको सब पब्लिक में बांटा दिया जाए, ताकि इस वायरस से पहली बार हम इसका स्प्रेडिंग एबिलिटी को हम रोक सकते हैं। तो जब ये धीरे धीरे हम एंटीबॉडी डिज़ाइन जो हमने डेवलप किया है उस एंटीबॉडी को हम सिंथेसाइज करके अच्छा मात्रा में इसको बहुत जल्दी 3 से लेकर 6 महीने के अंदर हम दे सकते हैं। प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स के बारे में जो मैंने पहले बोला था वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो तुरंत हम दे सकते हैं ताकि हम उस वायरस को स्प्रेडिंग को हम रोक सकते हैं। सब पीपल को इसका वायरस के खिलाफ अच्छे से रेसिस्टेंस आएगा। और सेकंड एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी से भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हमने न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को जो स्पेसिफिक एक्टिविटी एंटीबॉडी को डिज़ाइन किया है ताकि इस वायरस के अंदर 6 से 7 म्यूटेशन होने का जोन से हार्ड स्पॉट्स है स्पाइक प्रोटीन के अंदर, उन सब के खिलाफ हमने डिज़ाइन किया है एक पॉलीस्पेसिफिक एंटीबॉडी।
अगर उस पॉलीस्पेसिफिक एंटीबॉडी को हम बना के सबको भी दे सकते हैं तो ये वायरस रुक जाएगा। सबसे लास्ट स्टेप है हमारा वैक्सीन डिज़ाइनिंग। इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। अभी तक वैक्सीन्स में लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, हीट किल्ड वैक्सीन्स अभी तक बना है, और जो लेटेस्ट है जीनोमिक वैक्सीन्स भी है, डीएनए आरएनए वैक्सीन्स है। जो मॉडर्ना कंपनी अमेरिका का आरएनए वैक्सीन किया है उसका क्लिनिकल ट्रायल्स चल ही रहा है, लेकिन उतना अच्छा खास रिजल्ट्स तो नहीं आया है, लेकिन अभी भी उनका रिसर्च चल ही रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स। लेकिन हमारा एक नया आइडिया आया है। हमने इस पूरा जीनोम मैपिंग करने के बाद इंडियन सिनेरियो में हमको ये पता चला इसका 7 से लेके 8 वेरिएशन बन चुकी है। ये वायरस 7 से लेके 8 वेरिएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस, SARS-CoV-2, कोविड-19 7 तरीके हो चुके हैं। लेकिन इनमें मेनली 3 तरीके हैं, 3 टाइप्स है, जो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ऐसा एरियाज में इसका सर्कुलेशन ज़्यादा है इस वैरायटी का। 3 वैरायटीज है। एक तेलंगाना का जो मिडिल म्यूटेंट स्ट्रेन है, तो ये माइल्ड पैथोजेनिक है, बट इसका स्प्रेडिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और जो गुजरात और महाराष्ट्र का है, इन दोनों का काफ़ी हाईली म्यूटाजेनिक और पैथोजेनिक स्ट्रेन्स है। ये भी हमने ढूंढा है, और हमने एक वैक्सीन बनाया है, इसका नाम है ट्रिपल कैट वैक्सीन। कॉम्प्लेक्स एंटीजन वैक्सीन को डिज़ाइन किया हमने, ट्रिपल कैट। इसका मतलब ये हम क्या करेंगे, हम ये अलग अलग जो म्यूटेशन हो गया है ये 3 स्ट्रेन्स को निकालेंगे और इसका लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन को या हीट किल वैक्सीन को डेवलप करेंगे, ताकि इनका जीनोम कॉपी कॉम्प्लेक्स है, ये काफ़ी वाइड रेंज ऑफ कोरोना वायरस को कवर करेगा, ताकि हम बहुत साल तक कोरोना वायरस का जितना भी म्यूटेशन होगा उससे हम बच सकते हैं। इसलिए हमने ट्रिपल कैट वैक्सीन को डिज़ाइन किया है, जो 3 स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-19 या SARS-CoV-2 का स्ट्रेन्स को आइसोलेट करके हमने डिज़ाइन किया है इसको। ये काफ़ी अच्छे है, इसका टाइम लगेगा, लेकिन इसलिए हम प्रोफाइलैक्टिक ड्रग और एंटीबॉडी को पहले लाइन में लेंगे, ताकि इस वायरस का स्प्रेडिंग को हम जल्दी तुरंत रोक सकते हैं। ये है हमारा कोरोना वायरस का ड्रग डेवलपमेंट और वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में। अभी प्रॉब्लम यह है कि इस वायरस इंडियन पॉपुलेशन में और अमेरिकन पॉपुलेशन में, मिडिल ईस्ट पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा क्यों है कि हमने HLA-01-02 टाइपिंग का एलील को ढूंढा था। जिस ह्यूमंस के अंदर इसका जीनोम टाइपिंग मिलेगा उनका सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा ये वायरस। इसके अलावा हमने HLA-B टाइप और HLA-C टाइप का एलेल्स को भी, 3 वेराइटीज़ का एलेल्स को, जीन वेराइटीज़ को ढूंढा है जो ह्यूमन बॉडी में होता है। जिनके अंदर HLA-01-02 और HLA-HLB, HLC का 3 डिफरेंट वेराइटीज़ का जीनोम एलेल्स है, उनका ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन होगा। हमने एक पेपर भी अभी पब्लिशिंग में भेज रखा है। तो जिन ह्यूमंस में बॉडी में अंदर ये जीन्स मिलेगा, ये HLA टाइपिंग का जीन्स मिलेगा, उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन रेट और डेथ रेट होने का ज़्यादा होगा। जैसे अमेरिका में अफ्रीका अमेरिकन्स में ये डेथ रेट बहुत ज़्यादा माना गया है अभी रिसर्च में, इसलिए क्योंकि उनका HLA का और HLB का जो जीनोटाइप में हमने बोला है, रिसर्च किया है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ऑलमोस्ट 75% उनका जीनोम में ये मिलता है एलील, इसलिए उनका डेथ रेट ज़्यादा भी है। अगर हम एपिजीनोमिक्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन वाइड एपिजेनेटिक्स को, हम इस बीमारी को जल्दी रोकने का भी आइडिया कर सकते हैं कि जिसमें ये जीनोटाइपिंग है उनको तुरंत ये प्रोफाइलैक्टिंग करना, उनको रेस्ट्रिक्ट करना, उनको मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना और डिस्टिंक्शन को मेंटेन करने में। लाइक महाराष्ट्र, गुजरात में जो ये स्ट्रेन है काफ़ी विरुलेंट स्ट्रेन है, तो इन दोनों स्ट्रेन्स को हमें बाहर फैलने का रोकना ही है। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा अभी हम सबको अपना जिम्मेदारी और गवर्नमेंट को भी ये प्लानिंग करना है, क्योंकि जैसा स्पेनिश फ्लू और SARS-1 जैसा वो 2 साल तो लगातार चले थे और 2 साल के बाद अपने आप स्लो होना शुरू हो गया है। इस वायरस का भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए ये 2 साल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिधर भी हमारा ये म्यूटेंट वेरिएशन ऑफ कोरोना वायरस का मिलेगा, उन एरियाज़ को, लॉकडाउन को थोड़ा एक्सटेंड करना, हेल्थ केयर मेजर्स लेना, उन सबको प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स और एंटीबॉडीज़ को
ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। तो आप सबको मेरा विनती है, सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं है, ये सब हम सब का जिम्मेदारी भी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम सब अपना परिवार को और अपना नेबर्स को, हमारा देश को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। हम सब इस सब के बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस लेके आना है। वैक्सीन बनने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता है। हमें बहुत जल्दी प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स जो हमने बोला है, डायमरिन और एर्गोस्टेन कंपाउंड्स को ड्रग्स जल्दी बना के दे दे सब पब्लिक में, ताकि ये वायरस स्प्रेड होना रुक जाएगा। और सेकेंड एंटीबॉडी भी बहुत जल्दी डिज़ाइन, जो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया था, उसको हम जल्दी बना के भी हम एज ए ड्रग दे सकते हैं। कोविड-19 के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी दिया हूँ। अभी इसका बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स होता है और उनका बॉडी में मेटाबॉलिज्म के हिसाब से मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जब कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है, आदमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, लाइक इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स। मेनली लंग्स का इन्फ्लेमेशन होता है कीमोकाइंस के वजह से। बॉडी के अंदर बहुत सारे कीमोकाइंस रिलीज होता है, लाइक इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 और इंटरल्यूकिन 2। इनके वजह से हमें काफ़ी सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम शुरू हो जाता है। इसके अलावा आदमी के अंदर इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है और वायरस से लड़ने का क्षमता कम हो जाती है। कोरोना वायरस का एक पर्टिकुलर जीन्स के वजह से ये ह्यूमन बॉडी का इनेट इम्यूनिटी से एस्केप होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए पहली बार ये बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर एसिम्टोमेटिक भी निकला है बिकॉज ऑफ दी कोरोना वायरस का ये जीनोम के वजह से ही है। ये अपना जीनोम के वजह से माध्यम से इनेट इम्यूनिटी को एस्केप करने का कोशिश करती है कोरोना वायरस। मैंने ऑलरेडी बोला था, इस वायरस को हमने रोकने के लिए हमें बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स हैं और उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हमने रिसर्च किया है और रिसर्च के बारे में भी हम बहुत जानकारी देना चाहते हैं, लाइक फोलिक एसिड, नियासिनामाइड, राइबोफ्लाविन, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स बहुत अच्छा इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स को रोकने का क्षमता रखते हैं। इसीलिए कोविड ट्रीटमेंट में एंटीवायरल ड्रग्स के साथ साथ ये सप्लीमेंट्स भी लेने से काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। कोरोना वायरस के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी दिया हूँ। अब RSV वायरस के बारे में बात करना चाहता हूँ, रेस्पिरेटरी सिंक्रोनस वायरस के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंक्रोनस वायरस। ये भी कोरोना वायरस का फैमिली के जैसा ही है, लेकिन ये बहुत साल पहले डिस्कवर किया गया वायरस था जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को काज करती है। तो रेस्पिरेटरी सिंक्रोनस वायरस पहले काफ़ी खतरनाक था बच्चों में और जो बुजुर्ग इंसान होते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं, जीरियाट्रिक्स होते हैं, मेनली उनको इन्फेक्ट करती थी। ऑलमोस्ट 90% ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलता है RSV वायरस, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। इसका सिम्टम्स सार्स वायरस की तरह होता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को काज करती है। तो जब हमने कोरोना वायरस का और इसका जीनोम का स्टडी करना शुरू किया है, इसका स्पाइक प्रोटीन के अंदर हमको ऐसा जीन्स पाया गया है जो RSV वायरस से मिलता जुलता है। जो 10% का कोरोना वायरस दूसरा वायरस से वेरिएशन है, वो RSV से मिलता हुआ हमको मिला है। इसलिए हमको थोड़ा सा शक भी है कि ये कैमेरिक ओरिजिन है। कैमेरा मतलब दो अलग अलग वायरस का जब डिफ्यूज़ होके एक नया वायरस पैदा होती है, उसको हम कैमेरा वायरस बोलते हैं। जो नोवल कोरोना वायरस है कोविड-19 SARS-CoV-2, हम सोच रहे हैं कि ये दो अलग अलग वायरसों का हाइब्रिडाइजेशन के वजह से पैदा हुआ है। पूरा इसका जीनोम, कोविड-19 का जीनोम तो बाकी कोरोना वायरस से मैच हो रही है। 90% जो बैट वायरस में मिलता है, बैट SARS वायरस में मिलता है, उससे 90% तो मिल रहा है। हमारा जान गया था वो 10% वेरिएशन किधर से हुआ है, क्यों हुआ है, किसके वजह से हुआ है। हम स्टडी करते हुए हमको ये डिस्कवर किया है, जो स्पाइक प्रोटीन के अंदर छुपा हुआ रहस्य को हमने ढूंढा है, उसमें RSV जीनोम का, RSV वायरस, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस का जीनोम का मात्र ऑलमोस्ट 7% के ऊपर मिला है, जो हमको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है कि कुछ कैमेरिक ओरिजिन RSV वायरस से भी कोविड-19 से जुड़ा है।
इसीलिए इस वायरस का जो साइज़ है 74 to 110 नैनोमीटर्स का साइज़ भी है RSV वायरस की तरह, और उसका प्रॉपर्टीज़ और उसका जो बच्चों को इन्फेक्ट करने का जो तरीका है जो अब हो रहा है प्रेजेंटली, और जो उनका सेप्सिस का सिम्टम्स बाहर आ रहा है बच्चों के अंदर, बॉडी के अंदर जो रैशेस हो रहा है बच्चों का, जो अभी नया सिम्टम्स दिख भी रहा है, और जेरियाट्रिक्स जो ओल्ड एज पीपल के अंदर भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं RSV से काफ़ी मिला जुका है। तो इसीलिए हमने उसका जीनोम माइनिंग करते हुए स्पाइक प्रोटीन के अंदर जो छुपा हुआ रहस्य को हमने ढूंढ निकाला है, जो RSV वायरस का जीनोम से वो 10% मैच हो गया था। ये हमारा एक और रिसर्च था, वो भी पब्लिकेशन में है, जो RSV वायरस और जो सार्स 2002 में हुआ था, इन दोनों का कैमरे का ओरिजिन में प्राकृतिक वजह से या कुछ फोर्सेस के वजह से इन दोनों का सिंक्रोनाइज होके हाइब्रिडाइज होके एक नया वायरस निकाला है, वो कोविड-19 है। इसी के वजह से ये वायरस काफ़ी खतरनाक भी बन चुकी है। इसका बॉडी के अंदर फैलने का, अलग अलग ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करने का क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। इवन दो इसका डेथ रेट 2 से लेकर 4% तक है, लेकिन स्प्रेडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के वजह से होता है भी है, मेनली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो हमारा मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है छींकने से या खांसी से और बोलने में, तो ये वायरस उनके द्वारा फैल जाता है। एक 1% to 1% फैलता है, और 1 मीटर दूरी भी इसके लिए कम माना जाता है। कि अभी रिसर्च में ये पता चला कि इवन 10 मीटर्स पर भी ये वायरस फैलने का क्षमता रखती है। एक बड़ा रूम जिसमें 9 फीट का रूम भी है, उस रूम में भी फैल जाती है, और एक रूम में ऑलमोस्ट हवा में ये आधा घंटे के ऊपर रहती है, और सरफेसेस में 3 से लेके 72 आवर्स के ऊपर भी रखने का क्षमता भी इस वायरस के अंदर है। और ये टेम्परेचर स्टेबल वायरस भी माना जाता है। और 1960 में जो रिसर्च पब्लिकेशन हुआ था, उन साइंटिस्टों ने अमेरिका में क्लियरली बोला है 1960 का पेपर में कि ये वायरस 45 डिग्रीज तक काफ़ी स्टेबल रहा था। तो ये सब कुछ अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए, इसको लाइटली नहीं लेना है हमें, इसको पर काफ़ी सीरियसली हमारे देश को समझना है, क्योंकि हमारा जीनोम वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। एपिजेनेटिक्स हमारा देश में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। जो HLA-102 और HLA-B और HLA-C जो जीनोटाइप्स के बारे में मैंने बोला था, वो हमारे देश में ऑलमोस्ट 25% वेरिएशन से मिलता है। इसीलिए इस वायरस का स्प्रेडेबिलिटी हमारे देश में ज़्यादा होने का चांसेस भी है, और आने वाले समय में ये म्यूटेशन भी होके काफ़ी खतरनाक भी होने का चांसेस है। इसलिए हम सब का जिम्मेदारी है इसको तुरंत इसी स्टेज में रोक के, इसका स्प्रेडिंग एबिलिटी को रोक के, इसका म्यूटेशन ना होने देना हम सबका कर्तव्य है। धन्यवाद।